हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का 23 मार्च का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो वन डे एग्जाम्स हो लाइक एसएससी। क्लियर? तो यहाँ पे जो है डिस्कशन जो रहेगा आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक डे से शुरुआत करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है हम लोगों के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए। शहीद दिवस, और इसको मार्टर्स डे के नाम से भी हम सेलिब्रेट करते हैं एंड सर्वोदय डे भी बोलते हैं। शहीद दिवस जो है हर साल हम 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को यहाँ पे फांसी दी गई थी। हमारी कंट्री के लिए ये शहीद हो गए थे। और ये फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मार्टर्स डे हम एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि 30 जनवरी को हम मार्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन किया गया था, यानी कि महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। किसके द्वारा? नथुराम गोडसे के द्वारा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोनों डेज के बीच में आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, आर्टिकल से पहले हम एक और डे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे आखिर होता क्या है? मेट्रोलॉजिकल का मतलब क्या है? वेदर को फोरकास्ट करना। कहीं पे साइक्लोन आ रहा है, कहीं पे बारिश आ रही है, तो 72 आवर्स पहले आपको वार्निंग दे दी जाती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। ये वर्ल्ड लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है एंड हमारे इंडिया का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। क्लियर? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि आज के दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था। तो 23 मार्च आप लोगों ने याद रखना है कि हम हर साल क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ये डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री के लेवल पे भी आपको क्या देखने को मिलता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है? तो हमारी कंट्री का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ठीक है? 18 में हमारे जो इंडिया का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है? तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस डे के बारे में भी। क्लियर? यहाँ पे जो इस डे को सेलिब्रेट करने का जो पर्पस है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि कैसे हम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अपनी अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर रहती है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि आज के टाइम में पोल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेरिक लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रही है। ठीक है? जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है? तो पोल्यूशन के कारण, एयर पोल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर जो है आज के टाइम में मेल्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है? सी लेवल, ओशियन लेवल जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपको केरला में फ्लड देखने को मिला। ठीक है? तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। थीम इसकी आप लोग याद रखिएगा, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। ठीक है? तो मैंने आपको डिटेल में पहले ही समझा दिया कि काम क्या करते हैं कि अर्ली वार्निंग दी जाती है ताकि हम जल्द से जल्द एक्शन ले सकें, और जहाँ पे साइक्लोन, फ्लड वगैरह जो चीज़ें आने वाली होती है वहाँ पे लोगों को क्या कर सके, उस एरिया से डिस्प्लेस करके एक सेफ पोजिशन पर हम वहाँ पर पहुँचा सकें। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। और ये रिस्पॉन्सिबल रहती है कि कैसे हमने प्रमोट करना है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, स्पेशली एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के बारे में। हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे इसके? वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आज के टाइम में प्रेसिडेंट कौन है इसके? डेविड ग्रिम्स हैं। फाउंड इसको किया गया 23 मार्च 1950 में किया गया। हेड कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? तो गैरहेड एड्रिन जर्मनी से हैं। एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है? पैट्री टैलेस, जो फिनलैंड से हैं। 2016 से इनकी पोजीशन है। ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पे एब्रीविएशन तो आपको पता ही है, डब्ल्यूएमओ की एब्रीविएशन भी आपको वन डे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, जैसे जो वन डे एग्जाम्स होते हैं ना। ठीक है? तो जैसे आर्मी जीडी का एग्जाम हो गया। क्लियर? तो उसमें ऐसी छोटी मोटी जो एब्रीविएशंस होती है वो पूछी जा सकती हैं। तो सेक्रेटरी जनरल है पैट्रिस टैलिस एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखनी है, तो यूनाइटेड नेशन है।
ये तो होगी वर्ल्ड लेवल की। अब हमारी कंट्री के बारे में जो है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये एक एजेंसी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और ये प्रिंसिपल एजेंसी है जो स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए एंड वेदर फोरकास्टिंग के लिए एंड सिस्मोलॉजी के लिए। क्लियर? सिस्मोलॉजी का मतलब क्या है? सिस्मोग्राफ क्या होता है? आप मेरे को बताइए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, तो किससे रिलेटेड है ये आप बताइएगा। क्लियर? तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके? वो न्यू दिल्ली में है। फाउंडर यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फाउंड कब किया गया? 1875 में, ठीक है। 1875 आपने याद रखना है क्योंकि ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी पुरानी है एजेंसी। क्लियर? यहाँ पे अगर बात करें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। आज के टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर कौन है? ये भी आपका होमवर्क है, प्लीज बताइएगा जरूर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे नेचुरल गैस प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यूएसए ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि वो जो रशियन ऑयल को इंपोर्ट करते थे उसको क्या करेंगे, अब वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड कोयला जो था कंट्री से, जो रशियन कंट्री का जो ये सारी चीज़ें हैं, ये अनाउंस कर दिया गया है यूएसए के द्वारा कि हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे जो बात की गई है रशिया का जो ये स्पेशली इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जो कंटिन्यू वॉर के चलते यूक्रेन के साथ काफ़ी ज़्यादा ये रिसोर्सेज जो है अलग अलग कंट्रीज जो है वो कम खरीद रही हैं। क्लियर? तो यूएसए के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं 14 ईयर्स से, ठीक है, आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। बैरेंट क्रूड ऑयल, ठीक है। स्पेशली जो क्रूड ऑयल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। क्रूड ऑयल क्या होता है? ये एक बैरल रहता है, बैरल यानी कि टैंक की तरह रहता है। क्लियर? तो बैरल जो है 1 बैरल यहाँ पे खरीदे जाते हैं, मतलब अलग-अलग बैरल्स जो हैं वो खरीदे जाते हैं। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल से हम डीज़ल निकालते हैं, अदर जो चीज़ें रहती हैं, जेट फ्यूल हो गया, अदर प्रोडक्ट्स एंड हैवी फ्यूल ऑयल और रेसिडुअल एंड एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस रहती हैं एंड गैलोसिन। तो ये हम क्या करते हैं? क्रूड ऑयल से निकालते हैं, कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें, रशिया जो है ये वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, यानी कि दुनिया का तीसरा ऐसी कंट्री है जी ये जो प्रोड्यूस करती है क्या? ऑयल को, ठीक है। उसके बाद है सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जनवरी 2022 के हिसाब से अगर देखें तो रशिया's टोटल ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो 11.3 मिलियन बैरल्स पर डे जो है ये प्रोड्यूस करती हैं रशिया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो रशिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है क्रूड ऑयल का। क्लियर? तो ऑयल प्रोडक्ट्स जो हैं ये क्या करती हैं? एक्सपोर्ट करती हैं। तो शिफ्ट करती हैं 7.8 जो बैरल है दिसंबर 2021 के हिसाब से। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है रशिया क्रूड ऑयल का वर्ल्ड में, सऊदी अरबिया के बाद, ठीक है। रशिया जो है मेजर एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा नॉर्थ स्ट्रीम 2, ठीक है। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के बारे में। तो यहाँ पे नॉर्थ स्ट्रीम 1 है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, ये अभी मतलब बन रही है, यहाँ तक कंप्लीट हुई है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो है ये ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में थी अभी। तो रशिया का जो ये वैग बोर वाला एरिया है और जर्मनी का ये ग्रेस वॉल्ड वाला एरिया, यहाँ तक ये गैस पाइपलाइन है, ठीक है। तो इसको भी रोकने की बात चल रही थी। क्लियर? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन जो है कहाँ से कहाँ तक है? रशिया से जर्मनी तक है। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ये क्या है? नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करने वाला एक मेजर एक्सपोर्टर है रशिया, जो सप्लाई करता है थर्ड और यहाँ पे 32%। क्लियर? तो गैस कंज्यूम की बात करें तो यूरोप में एंड द यूके 2021, यहाँ पे जो जो कंज्यूम की जाती है नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा यूरोप में ये भेजी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया जर्मनी में। क्लियर? अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ कि रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ ऑयल एंड गैस को सप्लाई करने में रशिया का, तो यहाँ पे अकाउंट किया गया 36%। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 36% टोटल रेवेन्यू रहा, ठीक है। 25.29 ट्रिलियन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रिलियन में कितने जीरोज होते हैं, क्या आप बता पाएंगे? तो बताइएगा ज़रा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ट्रिलियंस जो है 25.29 ट्रिलियन रूबल्स लास्ट ईयर तक इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ, अगर बात करें स्पेशली ऑयल एंड गैस के एक्सपोर्ट करने से, ठीक है।
इम्पैक्ट की अगर बात करें कि रशिया एंड ग्लोबल क्रूड प्राइस का, तो रशिया जो है एक्सपोर्ट करता है मोर देन 7 मिलियन बैरल्स पर डे। 7 मिलियन बैरल्स जो हैं, बैरल्स मैंने आपको बताया ना, तो ये क्या है, बैरल्स हैं। तो ऐसे 7 मिलियन बैरल्स जो हैं, ये क्या करता है, एवरीडे एक्सपोर्ट करता है रशिया। क्लियर। एंड ऑयल प्रोडक्ट्स 2021 की बात करें तो यूएसए ने क्या किया, बैन कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा रशिया के इस एक्सपोर्ट पे। तो 1/3 यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा। क्लियर। तो ऑल्सो यहाँ पे जो अलाइज एंड रशिया के जो पार्टनर्स हैं करंटली अगर देखें तो इम्पोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली इसको बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ आज के टाइम में। विदाउट रेस्ट ऑफ यूरोप एंड चाइना ज्वाइनिंग द इम्पोर्ट जो बैन है, ठीक है, रशियन ऑयल एंड गैस इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, नॉट सीवियर रशियन इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि ये जो इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है, बट रशिया की इकोनॉमी पे कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा बात करें चाइना जो है, चाइना तो रशिया का फ्रेंड है, खास दोस्त है। ठीक है, चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है क्रूड ऑयल का, जो यहाँ पे सिर्फ रशिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को। सिंगल बिगेस्ट बायर है रशिया का चाइना। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती है दोनों की, रशिया और चाइना की। अगर यहाँ पे बात करें यूरोपियन मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, कोलेक्टिवली यहाँ पे 60% रशियाज ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट होता है। अगर यहाँ पे एक और चीज़ देखें तो ऑलरेडी टाइट ऑयल मार्केट सिस्टम है, जो यहाँ पे आज के टाइम में रशिया को कुछ तो लॉस देखने को मिल ही रहा है, अबाउट 1.5 मिलियन पर बैरल डे। क्लियर। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो यूराल्स क्या रहता है यहाँ पे, बेंचमार्क ऑफ यूराल क्रूड एंड अबाउट 1 जो एमबी है। तो यूराल क्या है, ये मोस्ट कॉमन एक्सपोर्ट ग्रेड है क्रूड ऑयल का फ्रॉम रशिया से, एंड इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है मीडियम सोर ऑफ क्रूड ऑयल मार्केट इन यूरोप। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे क्या पड़ेगा इसका, हमारी कंट्री जो है यानी कि इंडिया जो है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। 5.5 मिलियन बैरल्स जो है और डे। ठीक है, यहाँ से हम खरीदते हैं किससे, यूएसए और चाइना से। ऑयल की डिमांड जो है टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, 3 से 4%। 3 से 4% अ कंट्री, यानी कि 3 से 4% जो है इसकी डिमांड जो है हर साल बढ़ रही है हमारी कंट्री में। क्लियर। तो एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि डेकेड में, आने वाले टाइम में, इंडिया जो है कंज्यूम करेगा अबाउट 7 मिलियन बैरल्स पर डे। सोच सकते हैं आप कि कितनी डिमांड बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। क्लियर। इंडिया जो है, हमारी कंट्री जो है, इंपोर्ट करती है अप्रोक्स 85% ऑयल फ्रॉम द अबाउट 40 कंट्री से। तो ये काफ़ी बल्क कमिंग फ्रॉम द मिडल ईस्ट, यानी कि मिडल ईस्ट जो कंट्रीज है वहाँ से बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, एंड यूएस से ऑल्सो। क्लियर। तो फ्रॉम रशिया से अगर देखें तो रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं ओनली 2%। क्लियर है इतना, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ, यूएस जो पेट्रोलियम इंपोर्ट है रशिया से कितना करता है, आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ह्यूज तौर पे जो है यूएस से इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल रशिया से। इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये मैप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें, ये आपके सामने डाटा है, कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जो बिलियन ऑफ क्यूबिक मीटर्स इंपोर्ट करती हैं रशिया से। सबसे ज़्यादा जो है गैस की अगर बात करें, नेचुरल गैस की अगर बात करें, तो यहाँ पे गैस पाइपलाइन के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्थ स्ट्रीम जो 1 है, तो जर्मनी सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपोर्ट करती हैं गैस पाइपलाइन रशिया से। क्लियर। उसके बाद इटली है, बेलारूस है, टर्की है, नीदरलैंड, हंगरी, कजाकिस्तान, पोलैंड, चाइना एंड जापान। क्लियर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेनेजुला, सऊदी अरबिया एंड ईरान। यहाँ पे हाफ ऑफ द वर्ल्ड 1.55 ट्रिलियन बैरल्स जो हैं, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट आप देख सकते हैं 2019 के हिसाब से, और कंज्यूम करते हैं 99.7 मिलियन बैरल्स ऑयल पर डे अकॉर्डिंग टू द आईईए। ठीक है, तो आईईए क्या है, इंटरनेशनल जो है एनर्जी एजेंसी है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रशिया से कौन कौन सी कंट्री में जो है ऑयल यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने ओपेक। ओपेक क्या है, ओपेक की फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ओपेक होता क्या है। ये यहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज रहती हैं वो कंट्रीज होती हैं जो ऑयल क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्लियर। तो ये एक परमानेंट बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएट की गई थी
बगदाद में, ठीक है, बगदाद कॉन्फ्रेंस जब हुई थी 1960 में बाय द ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुला। हेडक्वार्टर इसके वियना ऑस्ट्रिया में है। क्लियर। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ऑस्ट्रेलिया एक अलग से कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है। हमारे वर्ल्ड में टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या आप बता सकते हैं? प्लीज़ बताइएगा उसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। आज के टाइम में मेंबर्स जो हैं 14 मेंबर कंट्रीज़ हैं ओपेक की, जैसे कि इराक, ईरान, यूएई, कुवैत, सऊदी अरबिया, लीबिया, अल्जीरिया, गैबॉन, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इक्वाटोरियल ग्वाना, इक्वाडोर, अंगोला, वेनेजुला। इक्वाडोर जो है सस्पेंडेड कर दी गई मेंबरशिप इसकी 1992 में, फिर इक्वाडोर के द्वारा ज्वाइन कर लिया गया 2007 में, अगेन विड्रॉ कर लिया गया 2020 में, फिर 2018 में कतर के द्वारा भी या इसको छोड़ दिया गया इस ग्रुप को। ओपेक मेंबरशिप क्राइटेरिया क्या है? ये वो कंट्रीज होती हैं जो ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ सारी क्लियर हुई होगी। आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे जो बात की जा रही है, न्यूज़ में देखने को मिला कि टर्म जो है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज़, तो ये किससे रिलेटेड है ये आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए है क्रूड ऑयल, ऑप्शन बी है बुलियन, ऑप्शन सी है रेयर अर्थ एलिमेंट, ऑप्शन डी है यूरेनियम। प्लीज़ आप लोग इसके बारे में बताइएगा ज़रूर। ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, डिटेल में मैंने डिस्कस की हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करें हमारी कंट्री में जो है स्पेशली जो क्रूड ऑयल लाया जाता है वो कहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यहाँ पे रखे गए हैं। स्पेशली यहाँ पे है चंडीगढ़, कहाँ पे? उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम है, ठीक है, पादुर है, साथ में मैंगलोर है। क्लियर। एग्जिस्टिंग क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी जो है 1.33 MMT है विशाखापट्टनम में। क्लियर। जो एग्जिस्टिंग है। क्लियर। मैंगलोर है कर्नाटका, पादुर है कर्नाटका। अपकमिंग क्रूड ऑयल जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो चंडीगढ़ उड़ीसा में और पादुर कर्नाटका में बनाई जा रही है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अपनी कंट्री में कहाँ कहाँ पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं जो बिग बूस्ट करती है हमारे इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा इस आर्टिकल के रिगार्डिंग तो अपने डाउट को ज़रूर शेयर करना है, ताकि आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके डाउट्स को क्लियर करती चलूँ। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर बात करते हैं यहाँ पे यूएसए और रशिया के बारे में, ये है यूएसए और ये है रशिया, ये है हमारी कंट्री। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एक एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है लैमिटे 2022 एक्सरसाइज। ठीक है। तो इंडियन आर्मी एक्सरसाइज है ये। तो आर्मी एक्सरसाइज आप बोल सकते हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे जो है सेल्सियस में देखने को मिला, यहाँ पे 9th एडिशन रहा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का लैमिटे 2022 का बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सेल्सियस डिफेंस फोर्सेज। सेल्सियस कहाँ पे है, पहले हम लोग इसकी लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन है, ये है आपके सामने सेल्सियस की लोकेशन। क्लियर। तो ये मेडागास्कर के बारे में मैंने कल ही डिस्कस किया था डिटेल में, स्पेशली गांधी जी के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कल के लेक्चर में। तो यहाँ पे आप बात करें, यहाँ पे विक्टोरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, क्या आप बता सकते हैं? तो डिटेल में मैंने डिस्कस भी कई बार किया है, तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा। केन्या, तंजानिया, कोरोमोस, यहाँ पे आपको कंट्रीज देखने को मिलेगी। तो ये है मोजाम्बिक्यू। तो यहाँ पे इंडियन ओशियन है, अटलांटिक ओशियन एंड अरेबियन सी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अपने कंट्री के संदर्भ में देखना तो ये हमारी कंट्री है, तो यहाँ पे आपको सेल्सियस देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। सेल्सियस जो है यहाँ पे आर्पेलोजियो, आर्पेलोजियो क्या रहता है कि एक द्वीप समूह रहता है। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन में आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको 115 आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। लैमिटाई क्या है, लैमिटे का मतलब क्या रहता है, फ्रेंडशिप। क्लियर। तो बाइनेलियल ट्रेनिंग इवेंट है ये, जो कंडक्ट करवाया गया 2001 में। ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे ट्रेनिंग देखने को मिली 2001 में। क्लियर। एम क्या है इसका कि प्रमोट करना बायलेटरी मिलिट्री जो रिलेशन है हमारी कंट्री का और सेल्सियस जो आइलैंड कंट्री उसके साथ, ताकि हम एक्सपीरियंस एंड स्किल्स जो हैं गुड प्रैक्टिसेस को हम शेयर कर सके बोथ आर्मीज में। एक्सरसाइज लैमिटे जो है सिग्निफिकेंट टर्म है, सिक्योरिटी चैलेंज जो फेस किया जाता है बोथ नेशंस के द्वारा, तो वो चैलेंजेस को कैसे टैकल करके चलना है, करंट ग्लोबल सिचुएशन क्या है आज के टाइम में, उसको टैकल करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज लाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई। ग्रोइंग सिक्योरिटी कंसर्न काफ़ी ज़्यादा रहा इंडियन ओशियन रीजन को लेके भी, तो उसको भी कैसे टैकल करना है सिक्योरिटी के पर्पज से, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बातचीत की गई। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नवरोज़। नवरोज़ क्या होता है?
तो नवरोज़ एक कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं। तो ये ज़ोरास्ट्रियन जिसको हम पारसीज़ बोलते हैं, उनका एक न्यू ईयर कैलेंडर है, ठीक है। तो नव रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे ओकेज़न ऑफ नवरोज़ के उपलक्ष्य पे 21 मार्च को जो अब देखने को मिला, तो लोगों को यहाँ पे क्या की गई, मतलब शुभकामनाएँ दी गई। नवरोज़ जो है इसको क्या बोलते हैं, पारसी न्यू ईयर कैलेंडर भी बोलते हैं। क्लियर? तो पारसीज़ में नव का मतलब रहता है न्यू, रोज़ का मतलब रहता है डे। क्लियर? तो लिटरेरी यहाँ पे जो ट्रांसलेट किया गया न्यू डे को, क्लियर है इतना? तो इसके अलावा अगर बात करें तो मार्च ग्लोबली जो है, यानी कि पूरे मार्च को नवरोज़ अराइव 200 डेज़ लेटर अगर बात करें इंडिया में, तो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है स्पेशली मंथ ऑफ अगस्त में। पारसीज़ जो है यहाँ पे फॉलो करते हैं शहनशाही कैलेंडर। क्लियर है इतना? डैट डज़ नॉट अकाउंट फॉर लीप ईयर। हमारी कंट्री में बात करें तो नवरोज़ को जमशेद ए नवरोज़ बोला जाता है। क्योंकि जमशेद ए नवरोज़ क्यों नाम रखा गया, क्योंकि पर्शियन जो किंग थे जमशेद, उनके नाम पे रखा गया है। किंग जमशेद जो हैं ये यहाँ पे क्रिएट किया गया उनके द्वारा शहनशाही जो कैलेंडर था। क्लियर? इंटरेस्टिंग बात ये है, हमारी कंट्री में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है साल में 2 बार। फर्स्ट जो अकॉर्डिंग टू देखें तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इरानियन कैलेंडर, एंड सेकंड जो है वो शहनशाही कैलेंडर के उपलक्ष्य पे यहाँ पे, यानी कि उसके थ्रू यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो लोग फॉलो करते हैं स्पेशली हमारी कंट्री में भी और पाकिस्तान में भी। ट्रेडिशनली इसको ऑब्जर्व किया गया स्पेशली ईरानियंस के द्वारा, ज़ोरास्ट्रियंस के द्वारा अराउंड द वर्ल्ड। नवरोज़ जो इंस्क्राइब किया गया लिस्ट में, यूनेस्को लिस्ट इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में 2009 में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे बात करिए, लिस्ट काफ़ी बार मैंने डिस्कस की हुई है, तो प्लीज़ आप लोग जो हैं इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है ज़ोरास्ट्रियनिज़्म के बारे में। हमारी कंट्री में 6 माइनॉरिटीज़ पाई जाती है। हिंदुज़्म को छोड़ के 6 माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है? हिंदुज़्म जो है वो मेजॉरिटी में है। तो 6 माइनॉरिटीज़ कौन-कौन सी है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। क्लियर? तो फिर मैं डिस्कस कर लूँगी इसके बारे में। क्लियर है इतना? तो उसमें से माइनॉरिटीज़ में ज़ोरास्ट्रियन भी है, तो ज़ोरास्ट्रियनिज़्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन मोनोथेइस्टिक फेथ आप देख सकते हैं, जो पारसीज़ के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। क्रिएट कब किया गया? ओवर 3500 ईयर्स अगो यहाँ पे जो है क्रिएट किया गया इस धर्म को, एंशिएंट ईरान में बाय प्रॉफिट ज़ाराथुस्त्रा, ठीक है? ज़ाराथुस्त्रा। तो यहाँ पे जो है नाम जो है, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर लिया हो तो ऑफिशियली जो रिलीजन है तो पर्शिया है, नाउ जो है ईरान में देखने को मिलता है। तो 650 बीसी में यहाँ पे इमर्जेंस हुआ इस्लाम का इन 7th सेंचुरी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेथ है जो एंशिएंट वर्ल्ड में देखने को मिला ओवर 1000 ईयर। इस्लामिक ट्रूप्स के द्वारा यहाँ पे इन्वेड यानी कि हमला किया गया पर्शिया में। न्यूमिनस जो ज़ोरास्ट्रियंस थे हमारी कंट्री में आए और पाकिस्तान में भी गए। पारसीज जो है गुजराती फॉर पर्शियन में बोला जाता है, ठीक है? लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप है हमारी कंट्री में, और एस्टिमेट लगाया गया है कि आज के टाइम में 2.6 मिलियन ज़ोरास्ट्रियंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड। ज़ोरास्ट्रियन पारसीज जो है इनको नोटिफाई किया गया है एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के द्वारा बोला गया है रिसेंट रिपोर्ट में कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, इनके द्वारा पिछले 4 सालों से कोई भी रिपोर्ट जो है यहाँ पे पेश नहीं की गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड तो कोई भी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में अभी सबमिट नहीं की गई है। तो ये काफ़ी सोचने लायक बात हो सकती है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है इसको सेटअप किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 19 फरवरी 2004 में किया गया, और अमेंड किया गया एक आर्टिकल में, आर्टिकल है आर्टिकल 338। क्लियर? और इंसर्ट किया गया अमेंडमेंट करके, देखो जो ए लगा रखा है ना, यानी कि अमेंडमेंट कर रखा है, ABCDEF, ये जब भी आपको आर्टिकल के साथ देखने को मिले डैट इज यहाँ पे अमेंडमेंट करके चीज़ों को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे न्यू आर्टिकल को ऐड किया गया, आर्टिकल 338A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू दी 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक होती है स्टैच्यूटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या रहता है कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है उसके बारे में जिक्र किया गया है, एक आर्टिकल है उसके बारे में स्पेशली। क्लियर?
दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑब्जेक्टिव क्या है इस आर्टिकल को अमेंडमेंट करने का? आर्टिकल 338 जब अमेंडमेंट किया गया, स्पेशली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, ताकि इंटर आलिया यानी कि पावर्स जो रहती है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके स्पेशली सेफ गार्ड्स जो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन रहते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 अदर मेंबर्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर? एटलीस्ट 1 मेंबर जो है इसमें वुमेन रहती है। इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स जो हैं 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। मेंबर्स जो हैं फिर से फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं मोर देन 2 टर्म्स। क्लियर? यहाँ पे चेयरपर्सन जो है, यहाँ पे रैंक जो रहता है चेयरपर्सन का एज अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की फॉर्म में, जैसे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होती है ना, जैसे ओहदा होता है उनका, वैसे ही यहाँ पे चेयरपर्सन का होता है। अगर वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो उनका रैंक किसके इक्वलेंट होता है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। क्लियर? अदर मेंबर्स की बात करें तो उनका रैंक रहता है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा बात करें स्टेटस क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हमारे इंडिया में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, सबसे ज़्यादा फीचर्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव अगर देखें बैकवर्ड ट्राइब्स की, तो यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबलीज यहाँ पे लाई गई, प्रोविंशियल यानी कि स्टेट लेवल पे असेंबलीज लाई गई, इससे रिलेटेड प्रोविंशियल यानी कि स्टेट लेवल पे। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया था इसका क्राइटेरिया स्टार्टिंग में कि रिकॉग्नाइज किया जा सके कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। फिर आर्टिकल 366 यहाँ पे लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया कि जो डिफाइन की गई शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेके चीज़ें। आर्टिकल 342 क्लोज फर्स्ट की बात करें, प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे बोला गया, यानी कि प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, किसी भी स्टेट में यानी कि कंसल्ट करके गवर्नर से पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाई किया जाएगा ट्राइब्स को एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो पार्ट्स रहती है विद इन द ट्राइब्स। यहाँ पे 705 ट्राइब्स जो हैं नोटिफाई की गई हैं हमारी कंट्री में। सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ कौन सी स्टेट में पाई जाती है? वो है उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लीगल प्रोविजंस क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 यहाँ पे लाया गया अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लाया गया 1989 में। प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल ट्राइब्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पीटा के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1996 में लाया गया शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में लाया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा बात करें इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, ट्रैफिक यहाँ पे जो है स्टार्ट किया गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल जो है ट्राइबल स्कूल, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीज। क्लियर? प्रधानमंत्री वंदन योजना लाई गई। कमेटीज इससे रिलेटेड कौन कौन सी थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्सा कमेटी जो है 2013 में लाई गई। बोरिया कमीशन 2002 में लाया गया। लोकूर कमेटी 1965 से लाई गई। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि ये कमेटीज़ जो हैं किस किस से रिलेटेड है, तो ये आपसे पेयरिंग में भी पूछा जा सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है, ठीक है, ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया है, तो इसको जाके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर बात करें हम लोग, 19 फरवरी 2004 में इसको बनाया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव आप लोगों को याद रखना है कुंवर सिंह टेकम। करंट एग्जीक्यूटिव कौन है? रमेश्वर ओरेन। क्लियर? तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। नेशनल लेवल पे कौन सी मिनिस्ट्री जो है नोडल एजेंसी है स्पेशली इंप्लीमेंट करने के लिए शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, तो ये किसके अंडर है ये आप लोगों ने बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेकेंड स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। थर्ड स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट है आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इसके बारे में आप बताइएगा। तो यूपीएससी के द्वारा ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपके डाउट्स जो हैं आपके क्लियर करती चलूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पिछली पीडीएफ्स भी आपकी रहती हैं, ठीक है, वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।